नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। ज्ञानवापी का राज तहखाने की जांच। जी हां, ज्ञानवापी में आज सर्वे एक बार फिर से शुरू हुआ। तहखाना खुला, वीडियोग्राफी हुई, जहां कई सबूत कैमरे में कैद हो गए हैं। सर्वे के पहले दिन क्या हुआ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और इसके अलावा बात करेंगे हनुमान चालीसा पर जारी राजनीति की भी, जिसकी लपटें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन शंखनाद की शुरुआत आज राजनीतिक गलियारों से आई दो बड़ी खबरों के साथ हम कर रहे हैं। आज दोपहर में त्रिपुरा से एक बड़ी खबर आई, जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कल अमित शाह से मिलने के बाद आज बिप्लब देब अचानक राज्यपाल को इस्तीफा देने पहुंचे, जिसके बाद माणिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं दूसरी खबर कांग्रेस के चिंतन शिविर से आई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मचे घमासान के बीच प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई। पिछले काफी समय से अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में मंथन और विवाद चल रहा है। तो इन दो बड़ी खबरों में अब पहली बड़ी खबर की बात करते हैं, और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं, आइए हम आपको उनकी पूरी जानकारी दे दें। बीजेपी के ये त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि माणिक साहा, और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यसभा के आप सदस्य भी हैं, बड़े नेता हैं, और त्रिपुरा को संभाल रहे थे। कांग्रेस से ये बीजेपी में आए हैं। पहले कांग्रेस में थे माणिक साहा, और उसके बाद बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की। पार्टी कार्यकर्ताओं में ये कहा जाता है कि इनका अच्छा प्रभाव है, और तभी बीजेपी के त्रिपुरा अध्यक्ष संगठन ने इन्हें बनाया था, और संगठन को मजबूत करने में इनका योगदान है। त्रिपुरा की जीत में बीजेपी ने जीत मिली, हालांकि सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है। डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, और यहां त्रिपुरा में इन्होंने बीजेपी को स्थापित करने में, पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और त्रिपुरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के अलावा इन्होंने वहां बीजेपी की सरकार बनाने में, जो स्थानीय जनजातियों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, तो स्थानीय राजनीतिक दलों से मिलवाना और उनसे गठबंधन करना, ये ज्यादा बड़ी बात थी। सीधे अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, अगर यहां नए मुख्यमंत्री की बात करें तो माणिक साहा अब मुख्यमंत्री होंगे। क्या बीजेपी में जो विधायक नाराज थे बिप्लब देब से, वो माणिक साहा के नाम पर मान चुके हैं विधायक दल की बैठक में, या सीधे आलाकमान से फरमान आया कि माणिक साहा हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे और आप इस पर अपनी मोहर लगाइए? अनुपम, हमारी आवाज आप तक मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सईद, एक बार और फिर से दोहराइएगा। अनुपम, हम ये जानना चाहते हैं कि माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे आलाकमान की क्या रणनीति है? किस तरह से वो अगले साल होने वाले चुनावों को, विधानसभा चुनावों को देख रहे हैं, और साहा कितने उपयोगी बीजेपी के लिए हो सकते हैं? जी देखिए, दो बातें हैं यहाँ। एक तो बिप्लब देब के प्रति पार्टी में असंतोष था, जो अभी हमें पूरी तरह से पक्की खबर जो पार्टी की ओर से मिल रही है कि बिप्लब देब के साथ पार्टी इस चुनाव में जाना नहीं चाह रही थी। उसकी एक वजह यह थी कि बिप्लब देब के खिलाफ पिछले 2-3 सालों से पार्टी में ही काफी असंतोष पनपा है, और उनकी कुछ कार्यवाही और गतिविधियां पार्टी में कुछ नेताओं को, खासकर कुछ जो विरोधी खेमे के नेता हैं, उनके लिए नागवार गुजर रही थी, और उनको शिकायत भी कई बार दिल्ली से की गई। ऐसे में पार्टी के सामने अभी सबसे बड़ी बात थी कि अपना घर जो पहले संभाले, उसके बाद वो चुनाव में जाए। तो ऐसे में जो पहला उनका वो था कि बिप्लब देब को हटाया जाए और उनके जगह किसको लाया जाए। यहाँ पर सबसे पहला जो एक नाम आया था, जिष्णुदेव वर्मा का नाम आया था, लेकिन जिष्णुदेव वर्मा के पिताजी जो बेटे के 2 दिन पहले होटल में जो हंगामा हुआ है, उससे उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। माणिक साहा, सबसे बड़ी बात है कि माणिक साहा की जो छवि है वो काफी साफ है, पेशे से डेंटिस्ट है, और काफी नामी डेंटिस्ट है वहां के। तो इस हिसाब से उनका रुतबा, उनका प्रभाव काफी ज्यादा है, जनजातियों पर भी काफी ज्यादा है, और वो किसी खेमे से बिलोंग नहीं करते हैं, खासतौर पर कोई भी। जी, बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो बीजेपी के नए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री होंगे माणिक साहा।
ये तस्वीरें त्रिपुरा राजभवन की हैं, जहां बिप्लब देव ने राज्यपाल से मुलाकात की और सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के अचानक इस्तीफे से त्रिपुरा की सियासत में हलचल मची तो बिप्लब देव ने इसे पार्टी का फैसला बताया। संगठन में मजबूती से काम करने का भरोसा जताया। पार्टी सर्वोपरि और हमरा भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता तत्कालीन अध्यक्ष अमित भाई शाहजी আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন और তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को ही बिप्लब देव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अगले ही दिन एकाएक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे भूपेंद्र यादव ने बिप्लब देव की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कही। बिप्लब देव का सरकार आने से पहले भी संगठन में और सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शासन में एक बहुत प्रभावी योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी श्री बिप्लब देव जी की पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे उनके मार्ग को प्रशस्त करेगी। और इसलिए आज मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने मुख्यमंत्री के नाते पद से त्यागपत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। उधर बिप्लब देव के इस्तीफे के साथ टीएमसी को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने अगले चुनाव में बदलाव का विश्वास जताया। त्रिपुरा में टीएमसी की जीत का भरोसा जताया। ऐसा सरकार है जहां हर चीजों में फेलियर है। ये सरकार को तो पहले चला जाना चाहिए था। हम लोग तो जब से तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा राज्य में हम लोग संगठन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब से ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी त्रिपुरा में हम लोग जाएंगे और वहाँ का आदमी को तरक्की चाहिए, जो बंगाल में तरक्की हो रहा है उस हिसाब से हम लोग त्रिपुरा में भी तरक्की करेंगे। तब से आम जनता का दिल में इतना ठहर लिया कि इतना हो गया कि अभी जो विकल्प है वो विकल्प है ममता बनर्जी। बीजेपी ने पिछले 11 महीने में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं। पिछले साल जुलाई में तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा दिलवाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात की गद्दी पर बैठाया गया। और अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली से मुनीश पांडे, इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक। बीजेपी के अलावा आज एक घमासान कांग्रेस में भी देखने को मिला। यूं तो उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, लेकिन ये चिंतन शिविर कांग्रेस की चिंता को और बढ़ा रहा है। एक और शिविर में जहां प्रियंका गांधी को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठ गई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में बगावत की नई किश्त जारी हो गई। उदयपुर में कांग्रेस चुनौतियों पर चर्चा कर रही है। पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चिंतन कर रही है। सोनिया गांधी एकजुटता का संदेश दे रही हैं, भविष्य में बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। लेकिन इस चिंतन, मंथन और चर्चा के बीच पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा है जो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच हुई पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी को गुड बाय कह दिया। इतना ही नहीं, अपने फेसबुक लाइव में उदयपुर के चिंतन शिविर पर सवाल खड़ा कर दिया। सुनील ने खता की है और सुनील की वजह से अगर पंजाब में सरकार नहीं बन पाई, और जैसे कि आपके हरीश बायतू जी कह रहे हैं कि सुनील की वजह से, सुनील के बयानों की वजह से आसपास वाली स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो फिर सुनील को निकाला क्यों नहीं? जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता करने का विषय है। आज आपका भी इम्तिहान है, और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इन आरोपों को गलत बता रहे हैं, अपनी बात सही मंच पर रखने की बात कह रहे हैं।
मेरे तो छोटे भाई हैं, उनके पिताजी मेरे पहले संसदीय गुरु थे, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी कहा वो मुझे अच्छा लगेगा। यदि वो यहाँ होते तब वो लोगों के भावों को सुनते, कहते और या उसकी पूरी जानकारी लेकर के कहते। यहाँ ठोस कठोर धरातल पर बातें हो रही हैं, लोग बिल्कुल अपने दिल की बात कह रहे हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने स्वयं कहा आप खुल करके कहिए, खुल करके आलोचनाएं कीजिए, खुल करके समालोचना करिए और रास्ता निकालिए। लेकिन राज्यों में पार्टी नेताओं में जारी गुटबाजी के चलते ये राह इतनी आसान भी नहीं। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पहले दिन चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे तो सवाल उठ गया। पहली बात कि उब गए हैं नहीं गए, उसके पीछे का रीजन यही है कि मेरे कार्यक्रम पहले से सामाजिक समाज के लगे हुए हैं और एक महीने पहले से जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते मंदिरों के और उसमें नहीं जाते तो मैसेज गलत जाता है। तो स्वाभाविक है पहले कि पहले उस कार्यक्रमों में जाना जरूरी है। भले ही हार्दिक पटेल पहले से तय कार्यक्रम की दलील दे रहे हैं, लेकिन पार्टी से अपनी नाराजगी की बात भी खुलकर कह रहे हैं। हार्दिक पटेल का कहना है कि पद मिलने के 2 साल बाद भी ना उनका काम तय है और न भूमिका। वो तो सबको मालूम है कि क्यों नाराजगी है, वो तो पार्टी के हाईकमान तक भी हमारी बात रखी हुई है। कोई पद पाने के लिए नाराजगी नहीं है कि हमको वो बना दो, फलाना बना दो। हमारी बात जो पार्टी के भीतर हमने रखी है वो वर्क के लिए रखी है कि मैं 2 साल से वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। किसी पद देना बड़ी बात नहीं होती, पद के बाद उसके लिए उसका उपयोग करना, काम देना, उस काम में मैं सफल रहूं ना रहूं वो देखना, वो आपकी जिम्मेवारी होती है। जो आज तक नहीं हुआ बस उसी का दुख है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश है कि वो अपने सिकुड़ते जनाधार को वापस हासिल करे ताकि जमीन पर मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर सके। चिंतन शिविर से ऐसे ही सवालों के जवाब निकलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी नेताओं के रवैये ने चिंतन के बीच कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। राजनीतिक दांवपेच के बीच एक राजनीति धर्म को लेकर भी चल रही है, जिसका केंद्र बिंदु इस समय ज्ञानवापी बना हुआ है। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, अब इसकी पड़ताल को लेकर आज एक बार फिर से सर्वे शुरू हुआ। पहला दिन सर्वे का क्या असर रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी के तहखाने में क्या मिला? ज्ञानवापी के तहखाने में कौन कौन से राज खुले? तहखानों के कमरों में कैसे निशान हैं? तहखानों के ताले खुले तो कितने राज से पर्दा हटा? ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन के सर्वे के बाद ये ऐसे सवाल हैं जो सभी के दिमाग में कौंध रहे हैं। इन सवालों का जवाब तो सर्वे का काम पूरा होने और कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन पहले ही दिन के सर्वे के बाद दोनों ओर से अपने अपने दावे शुरू हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की कार्यवाही करीब 4 घंटे तक चली। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सर्वे करीब 12 बजे तक चला। 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जानी है, लेकिन उससे पहले सर्वे करना था इस टीम को, इसलिए कोर्ट कमिश्नर ने यह तय किया कि आज का दिन सर्वे के लिए वो पहुंचेंगे। बाकायदा उन लोगों को भी टीम में रखा गया। अगर ताला उसकी चाबी नहीं मिलती, जो तहखाने में ताला लगा हुआ है, तो 3 लोगों की टीम वहां पहुंची थी ताकि अगर ताला तोड़ने की नौबत आए तो ताला तोड़ा जाए और अंदर पहुंचकर वीडियोग्राफी हो पाए। अब वहां नौबत इसकी नहीं आई, वहां 15 से 20 मिनट का वक्त जरूर लगा, लेकिन चाबी मिल गई। सर्वे का पहला दौर खत्म होने के बाद ही हिंदू पक्ष ने कल्पना से परे के सबूत मिलने का इशारा किया, तो मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए कल के लिए समीक्षा कर लीजिए। अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। लोगों को एतराज था? कोई एतराज। कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया।
तो हम सहयोग लोगों ने किया प्रशासन हम लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों को प्रशासन ने कोई बहुत शिकायत- सहयोग किया। आप लोगों को कोई कोई शिकायत- शिकायत नहीं, न प्रशासन से, किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा इस पर। अभी कार्रवाई अधूरी है। अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद में कल्पना से परे ये सबूत हैं क्या? कोर्ट की सख्ती के चलते कोई भी पक्षकार इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ सर्वे पूरा होने के बाद ही सच्चाई सामने आने का दावा कर रहा है। संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि सर्वेक्षण में जो चीजें कही गई थी, किन किन चीजों को देखा गया, कितने की ये सब क्या क्या देखा गया, ये सब मामला देखिए गोपनीय दस्तावेज, इसलिए इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं। समय पे शुरू हो गई, प्रातः 8 बजे शुरू हो गई, 12 बजे तक चली है। कल पुनः फिर उसी समय पे शुरू होगी और 12 बजे तक वो प्रक्रिया चलेगी। वो ये है कि वो कल चलेगी या परसों भी चलेगी, इस बारे में हम नहीं कह सकते। विरोध था पीछे ताला खुलने से। अगर कल वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तो वो समय हमारे पास 17 तक है। 17 से पहले हमें पूरा समय है और हम वो प्रक्रिया कर सकते हैं। ज्ञानवापी में सर्वे का काम रविवार को भी जारी रहेगा। इसके बाद टीम ने जो कुछ भी देखा उसकी पूरी पड़ताल होगी। कैमरे में जो जो कैद हुआ वो सारे तथ्य अदालत के सामने रखे जाएंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से कुमार अभिषेक ने आज हुए सर्वे को लेकर बात की। आज आप लोगों ने जो सर्वे में आप रहे पूरे टाइम, 4 घंटे का ये सर्वे था, 4 घंटे रहे, तो वहाँ क्या क्या हुआ? देखिए, आज मैं आपको इतना बता सकता हूं कि सर्वे में आज हम बैरिकेडिंग के अंदर हम सारे लोगों ने एंट्री ली और जितनी भी चीज़ें हम लोग को दिखाना था, पॉइंट आउट करना था, वो हमने पॉइंट आउट की। जो एडवोकेट कमिश्नर साहब और वीडियोग्राफी ने नोट की, फोटोग्राफी हुई पूरे परिसर की, और अभी कुछ काम बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कल तक ये सर्वे पूरा हो जाएगा। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में हुए सर्वे के दौरान याचिका लगाने वाली महिलाएं भी मौजूद थी। उन्होंने भी पूरी कार्रवाई को लेकर संतोष जताया। सर्वे के काम से मंदिर के सबूत मिलने का भरोसा जताया। हिंदू हो या मुस्लिम, इस केस से जो भी पक्षकार जुड़े हैं वो सभी संयम दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा ना हो, इसे देखकर नाक तोल कर बोल रहे हैं। इसी मस्जिद के नीचे कई तहखाने हैं, दो तरफ के तहखाने हैं। एक तरफ का तहखाना हिंदू पक्ष के पास है, पहले से रहा है, 1992 तक लोग उसमें आते जाते रहे हैं, सामान रखा गया है, पूजा होती रही है। लेकिन जो दूसरे तरफ का तहखाना है वो मुस्लिम पक्ष के पास है। 1991 के पहले उसमें दुकानें थी, श्रृंगार जैसी दुकानें थी और उसमें दुकानें लगती थी। लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का मामला उठा और 1992 में जब बैरिकेटिंग की गई उसकी 91-92 में, उसके बाद से दोनों तहखाने बंद पड़े थे। अभी तक तब से लेकर आज तक तहखानों को नहीं खोला गया था। कभी कभार हिंदू पक्ष की तरफ का जो यानी मंदिर से सटा हुआ जो तहखाना है, जिधर नंदी का मुंह है, हम लोग जो देखते हैं नंदी का जो मुंह जिस तरफ है, जहां कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, उस तरफ का जो तहखाना है वो हिंदू पक्ष के पास था और उसमें पहले लोग जाया करते थे। लेकिन ज्ञानवापी में सर्वे के नाम पर ओवैसी बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उठा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। रविवार सुबह 8 बजे से फिर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू होगा। इस दौरान मस्जिद के ऊपर स्थित कमरों की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूंकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। सर्वे का काम पूरा होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। उम्मीद है सर्वे पूरा होने के बाद दोनों पक्षों के दावे की सच्चाई सामने आएगी। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, पूरी सच्चाई पता चल सकेगी। अर्पिता आर्या और कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।